बात डायरेक्टर्स, फिर विसल ब्लोइंग पॉलिसी, फिर आईकैप इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिटर, लॉयर, थर्ड पार्टी। अब जरा मुझे क्वेश्चन 4 का तर्जमा बता दें उर्दू में, कोई बंदा भी क्लास में। क्वेश्चन 4 का तर्जमा बता दें। जी, हाथ खड़ा करके बताएं। मतलब ये शायद अंग्रेजी के एतबार से एक सबसे मुश्किल अंग्रेजी वाला सवाल मैंने आपके सामने रखा है। इसके अलावा ऊपर नीचे सवाल असल में आसान है, तो ये एक मुश्किल अंग्रेजी वाला सवाल रखा है। जरा बताएं हो क्या रहा है। असल में मैं आपसे इस लाइन का मतलब पूछना चाह रहा हूं, इस लफ्ज का मतलब। Usman is a CA and has been working in finance director of Mehran Limited. मेहरान लिमिटेड समझ लें, मेहरान गाड़ियां हैं, मेहरान अचार ना समझे। उस्मान इज अ CA and has been working as finance director in Mehran Car Limited. मेहरान गाड़ियों वाली कंपनी में काम करे फॉर पास्ट 1 year, 1 साल से। ही रिपोर्ट्स टू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हु इज ऑल्सो अ CA। वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को रिपोर्ट करे, वो भी कौन है? CA। तो एम्प्लॉय भी CA और बॉस भी। उस्मान को एक बिल मिला है एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी की तरफ से। एडवर्टाइजिंग एजेंसीज ये होती हैं जो हमारी एडवर्टाइजमेंट्स करती हैं, क्योंकि हम खुद तो नहीं बिल बोर्ड सड़क के ऊपर लगा सकते, वरना वो कौन सी अथॉरिटी है पता नहीं, जो भी अथॉरिटी होगी एडवर्टाइजमेंट्स को देखने वाली पाकिस्तान में, वो आके हमें पकड़ लेगी। तो recently Usman has received a bill issued by advertising agency which is properly approved for payment by director marketing। ये एक तीसरा बंदा कहानी में टपक पड़ा। डायरेक्टर मार्केटिंग ने उस बिल पे साइन कर दिए। वो कहते हैं मैंने बिल्कुल देखा था, इश्तिहार भी चलता रहा है और बिल्कुल इन्होंने जबरदस्त काम किया एडवर्टाइजिंग एजेंसी वालों ने। हमने अपना गाड़ियों का इश्तिहार चलाने थे तो इन्होंने 2-2 घंटे एक दिन में इश्तिहार चलाए हैं बिल बोर्ड के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर हमारी गाड़ियों के इश्तिहार आते रहे हैं। मैं इसकी गारंटी करता हूं। वैसे उस्मान का कुछ और ख्याल है। उस्मान का ख्याल है कि जो अमाउंट हमने उससे एग्री की है पे करने के लिए, मिसाल के तौर पे 1 मिलियन है, 10 लाख जो हमने उससे एग्री किया है पे करने के लिए अंडर द कॉन्ट्रैक्ट फार एक्सीड द वैल्यू ऑफ सर्विस। वैल्यू ऑफ सर्विस 2 लाख है, 2 लाख में इतने का इश्तिहार चल जाना था, लेकिन अमाउंट एग्रीड टू बी पेड मिसाल के तौर पे 9 लाख कर देता हूं मैं, चले 1 मिलियन नहीं। तो अमाउंट एग्रीड टू बी पेड एडवर्टाइजिंग एजेंसी को 9 लाख है, 9 लाख रुपया हमने एडवर्टाइजिंग एजेंसी को दिए, हालांकि वैल्यू ऑफ सर्विस हमने 2 लाख की ली है, बहुत थोड़ी सर्विस ली है, बहुत ज्यादा पैसे उसको दे दिए। टू बी प्रोवाइडेड बाय एडवर्टाइजिंग एजेंसी, जो वो प्रोवाइड करी है सर्विस, एंड दैट द पेमेंट वुड बी रीयूज। पेमेंट रीयूज होगी, ये 7 लाख रुपया रीयूज होगा टू ऑब्टेन अ सेल कॉन्ट्रैक्ट। बेसिकली हमने एडवर्टाइजिंग एजेंसी वाले के पता चला कि हमें एडवर्टाइजिंग एजेंसी वाले का कोई पुलिस वाला जानने वाला है और पुलिस ने यह कहा है कि हमने अपने स्टाफ को गाड़ियां देनी है। तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी वाले से हमने फोन करके कहा कि यार तुम ऐसा करो कि पुलिस वालों सुन रहे हैं कि गाड़ियां देनी है, तो गाड़ियां मेहरान गाड़ी उनको दिलवा दो। तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी वाले ने कहा भाई इस काम के लिए तो मुझे आपको रिश्वत देनी पड़ेगी, आप मुझे रिश्वत दें मैं आपको दिलवा देता हूं।
तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी वाले को हमने कहा 7 लाख रुपए रिश्वत बनती है, लेकिन अब रिश्वत एक्सपेंस के नाम से तुम्हें डालें वो मुश्किल है, तो थोड़ा बहुत तो तुम्हारे से काम करा लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट तो हम किसी और से करवाते हैं, लेकिन इस बार तुम्हारे से करा लेते हैं। तो उसको हमने 2 लाख रुपए एडवर्टाइजमेंट के देने थे और 7 लाख रुपए रिश्वत देनी थी। टोटल हमने 9 लाख रुपए का बिल बना के उसने हमें भेज दिया। हमने 9 लाख रुपए की उससे पेमेंट करनी है। अब डायरेक्टर मार्केटिंग तो मिला होगा साथ, तो डायरेक्टर मार्केटिंग ने तो बिल अप्रूव कर दिया है। डायरेक्टर मार्केटिंग पे एथिक्स लगते हैं नहीं लगते हमें उससे कोई कंसर्न नहीं, वो सीए है नहीं, हमें नहीं पता। तो हमारे ऊपर जब बिल आया साइन करने के लिए, तो कल कल को डायरेक्टर्स ने मेरे से पूछना है कि तुम सीए करके भी इतनी बड़ी महंगी मार रहे हो कि हो सकता है डायरेक्टर्स भी मिले हो, लेकिन कल कल को किसी ने मेरे से आके पूछ जरूर लेना है, ऑडिटर्स ही आके पूछ लेंगे कि तुम लोग इतना हैवी जो है वो पेमेंट करके आ गए हो, हालांकि काम उनसे तुम लोगों ने थोड़ा सा लिया। अब मिसाल के तौर पे कोई बंदा एसी रिपेयर करके जा रहा हो और प्रिंसिपल साहब उसको कमरे में बुला के गए, यार ये 2 लाख रुपए पकड़ो एसी रिपेयर करने का, चलो जाओ। बाद में पता चले कि वो उसका एफएससी का उसके चाचा का कोई कॉलेज था, उसने वहां से लाके बच्चे यहां लाके देने थे। तो द पेमेंट वुड बी रीयूज्ड टू ऑब्टेन अ सेल कॉन्ट्रैक्ट। ही हैज डिस्कस्ड द मैटर विद सीईओ। तो आप पता है आप सादे बंदे थे, आप डायरेक्ट सीईओ के कमरे में चले गए। आपने कहा सर मुझे पता लग गया कुछ हो रहा है। मैंने कहा चल ना, तू 2 दिन हुए नौकरी करते हुए अभी आया, तू बड़ा फन है। हूँ हैज एडवाइज हिम टू प्रोसेस द पेमेंट। जा निकल जा, बस साइन कर इस पेमेंट पे। तो ये वो मसले हैं जो घर वाले बताते नहीं थे कि मैट्रिक के बाद शुरू होने हैं। अब वो आपको कह रहे हैं कि पेमेंट प्रोसेस करा दो। Who has advised him to, आप लोग तो नहीं अपने बच्चों को कहेंगे मैट्रिक कर लो आगे मजे हैं, ठीक है, जमाना बदल रहा है। Who has advised him to process them, पूरी जिंदगी इनको चैलेंजेस फेस करने के लिए तैयार रखिएगा। Who has advised him to, और असल चैलेंजेस तो मरने के बाद हैं जिनको इधर रिजॉल्व करके जाना है। Who has advised him to process the payments in MLs? What is ML's business interest? To obtain stock exchange listing? नहीं, to obtain a sale contract. So that is ML's business interest, to obtain a sales contract. The CEO also informed Usman that if the said contract is secured, और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हमने पकड़ लिया और पुलिस वालों को हमने गाड़ियां फिर बेची, तो मैनेजमेंट स्टाफ विल बी एंटाइटल्ड टू हैंडसम बोनस। अब शायद ये मैनेजमेंट स्टाफ में ये आ रहा हो फाइनेंस डायरेक्टर। अब ऐसे हार्ड एंड फास्ट कोई डेफिनेशंस तो हमारे लॉ में दी नहीं कि फाइनेंस डायरेक्टर कौन होता है, फलां कौन होता है। तो ऑब्वियसली ये इसी के लिए बात हो रही होगी कि तुम्हें अच्छा खासा हाथों हाथ हम बोनस भी दे देंगे। तो अब सवाल ये है कि बॉस कैसे फंडामेंटल प्रिंसिपल वायलेट करें और एम्प्लॉय क्या थ्रेट फेस कर रहे हैं और उससे बचने का तरीका। तो लिखें जी, लिखिए माय डियर, सीईओ इज इन द, कहानी वही है, बॉस ने एम्प्लॉय को गलत काम करने को कहा है। पिछले सवाल में गलत जर्नल एंट्रीज करके प्रॉफिट बढ़ाकर, थीम दोनों की एक है, प्रॉफिट बढ़ाकर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग लेनी थी। इस सवाल में रिश्वत देकर, दिलवाकर, गलत पेमेंट करवाकर हमने एक सेल कॉन्ट्रैक्ट पकड़ना है। थीम बैकएंड पे वही है। कुछ सवालों की थीम बदलेगी, कल परसों हो सकता है हम कोई ऐसा सवाल करें जिसमें लिखा हो कि हमें कंपनी की इंफॉर्मेशन मिल गई है और उसकी वजह से हमने कंपनी के शेयर खरीद लिए हैं, तो वो कॉन्फिडेंशियलिटी टाइप होगा, वो बॉस हमें कोई काम गलत करने को नहीं कह रहा हो। तो सवालों की थीम अभी सेम ही रख रहा हूं मैं, सवालों की थीम नहीं बदल रहा, अपनी मर्जी के सवाल हम चुन रहे हैं जो सेम थीम पे रहें। तो थीम भी कभी सवालों की बदलेंगे, फिलहाल ये दोनों सवाल सेम थीम के ऊपर हैं। CEO is in the breach of founding fundamental principles. Number 1, वही 3 वाले लिखें, इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी में पहली 2 लाइनें मैं छोड़ रहा हूं, वो घर जाके खुद ही लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे घर जाके? हाँ, हमने घर जाके लिखना, अल्हम्दुलिल्लाह हमने घर जाके लिखना, इस तरह बोला करें। An accountant is required to be statement on knowledge and all professional business relation. It is not, ये बस इतनी सी लाइन काफी है, ये 2 लाइनें छोड़ के आगे लिखें। In this case, CEO is not showing honesty because लफ्ज देखे ना, बिकॉज ही इज एडवाइजिंग उस्मान, और यही से लफ्ज उठाए ना, एडवाइजिंग, आस्किंग, जो मर्जी कर लें, ये एडवाइज नहीं होती, ये हुक्म ही होता है। बिकॉज ही इज एडवाइजिंग उस्मान
to process a payment. He is advising Usman to process a payment. आगे लफ्ज बोलें. where आगे सवाल से देख लें, इधर देखें जरा. where amount agreed to be paid far exceed the value of सर्विस. बस यही इंटेग्रिटी की वायलेशन है, और क्या इंटेग्रिटी की वायलेशन है? वेयर अमाउंट, भाई अपने से इंग्लिश ना लिखा करें इन सवालों में, सवाल से उठाया करें बस. वेयर अमाउंट एग्रीड टू बी पेड फार एक्सीड्स द वैल्यू ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय एडवर्टाइजिंग एजेंट. इसमें ये लफ्ज डाल सकते हैं एंड पे, जस्ट टू ऑब्टेन अ सेल्स कॉन्ट्रैक्ट. ये लफ्ज डालना चाहिए, डाल सकते हैं. अच्छा आगे चलें. न्यूट्रलिटी में लेकिन ये लफ्ज जरूर डाल के आना है कि बॉस न्यूट्रल क्यों नहीं है. नहीं, रीजन बताएं, मेन बात बताएं. बॉस क्यों नहीं न्यूट्रल? बॉस नहीं, बॉस मेरे भाई, बॉस बोनस की वजह से न्यूट्रल नहीं. बॉस का इंटरेस्ट बिजनेस में सेल कॉन्ट्रैक्ट पकड़ना है. वो एम्प्लॉय सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट फेस कर रहा होगा बोनस लेने के लिए. मैं इस वक्त बॉस की बात कर रहा हूं. बॉस क्यों नहीं न्यूट्रल रह पा रहा? देखें, बॉस उसे कह रहे कि गलत एंट्री करो, सॉरी गलत पेमेंट करो, तो बॉस क्यों कह रहे? बॉस को तो नहीं बोनस मिलना, बॉस ने क्या लेके देने? सेल कॉन्ट्रैक्ट. हाँ, जब मैं ये पूछूंगा कि एम्प्लॉय क्यों सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट फेस कर रहा है, तो आपने कहना है उसको बोनस चाहिए. तो डू नॉट मिक्स अप द थिंग्स. लिखें जी ऑब्जेक्टिविटी, और इसमें 2 लाइनें खाली छोड़ दें, और ये 2 लाइनें लिखाइएगा. ऑब्जेक्टिविटी रिक्वायर्स बला बला बला. अब लिखें the CEO is not showing objectivity because hybrid second row boys लिखो ना मडिया जल्दी जल्दी. because he wants to make an extra payment just to make an extra payment. बल्कि वो लफ्ज भी लिख सकते थे, he is advising you to make extra payment, जो भी लिख दें. he wants to make an extra payment just to obtain a sales contract. इसलिए वो न्यूट्रल नहीं है. आगे चलें. प्रोफेशनल बिहेवियर. प्रोफेशनल बिहेवियर में वो कोई ऐसी कंडक्ट कर रहे हैं जिससे प्रोफेशन के नाम पर आंच आए. हाँ, लोगों ने तो कहना है ये सीए फिर ऐसे ही होते हैं, बस ये लोग तो मार्केट में यही काम कर रहे हैं आजकल, इससे प्रोफेशन के नाम पर आंच आनी है. तो इसलिए लिखें प्रोफेशनल बिहेवियर, और एक लाइन घर जाके लिख लीजिएगा, सीए shall avoid any conduct which discredit the profession. So लिखें making the payment in excess of value of service. वही लाइनें दोबारा लिख रहे हैं. in excess of value of service to obtain a sale contract is an action which will discredit the profession.
अच्छा जी, अब आप उधर आ जाएं। पोटेंशियल थ्रेट्स, पोटेंशियल भी नहीं बस थ्रेट्स फेस्ड बाय उस्मान, थ्रेट्स फेस्ड बाय उस्मान। उस्मान क्या थ्रेट फेस कर रहा है? लिखें जी। नंबर 1 क्या? इंटिमिडिएशन थ्रेट। पहले एक डेडलाइन वही लिख के, फिर उसके बाद पिछले सवाल वाली लाइन बस लिख लें। पिछले सवाल में दिखाओ क्या लाइन लिखवाई थी इंटिमिडिएशन थ्रेट में। इसी लाइन को चेंज करें जरा। किधर लिखा हुआ है? इट इज अ थ्रेट दैट सीएम, हाँ, प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ सीएफओ रिजल्ट इन दिस थ्रेट। तो इसकी जगह लफ्ज चेंज करें, प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ सीएफओ, लफ्ज चेंज करें। मेकिंग, बोले ना, मेकिंग एक्स्ट्रा पेमेंट एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ, बस वो उसी को चेंज कर दें, बस फिक्रा वही चेंज। मेकिंग यानी अपनी एफर्ट को बस कम से कम करें, जो चीजें पहले करनी है उसी को चलाएं आगे। मेकिंग एक्स्ट्रा पेमेंट टू ऑब्टेन अ सेल कॉन्ट्रैक्ट भी लिखना कोई जरूरी नहीं है। मेकिंग एक्स्ट्रा पेमेंट एज एडवाइज्ड बाय, ये जरूर लिखने लफ्ज एज एडवाइज्ड बाय सीईओ रिजल्ट्स इन इंटिमिडिएशन थ्रेट। ओके, इन सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट में 2 लाइनें छोड़ के फिर नीचे लिख दें। Usman is facing self-interest threat. Usman is facing self-interest threat because on complying with boss instruction, boss नहीं CFO, because on complying with CEO instruction, he will receive a handsome bonus. With CEO instruction, he will receive handsome bonus. और आखिरी चीज, सेफ गार्ड्स तो वही वाले लिखे हैं आए, और इसमें रिफ्यूज में क्या लिख के आना है आपने? ही शुड रिफ्यूज टू मेक सच पेमेंट, तो पेमेंट करने से रिफ्यूज कर दे। बाकी तो वही वाली लाइनें लिख के आनी है। पहले किसको समझाएं? सुपीरियर को, सुपीरियर के बाद रिफ्यूज करे, रिफ्यूज के बाद डायरेक्टर्स को, डायरेक्टर्स के बाद विसल ब्लोइंग पॉलिसी, उसके बाद एक्सटर्नल इंटरनल ऑडिटर हैं, आई कैप है और लॉयर, और उसके बाद इन द एंड रिजाइन कर सकता है। अब अगला सवाल ना बस कर दें, काफी हो गया। अगला सवाल आप लोगों ने खुद ट्राई करके आने, एक दफा पढ़ के अगले सवाल का मुझे जो है वो मतलब बता दें पेज 605 पे, फिर इसको कल करके आना है। हाथ खड़ा करके मतलब बता दें। क्वेश्चन 1,
जी बताएं मसला। नहीं, इस साल के प्रॉफिट को ज्यादा दिखाने के लिए क्या दो एक्शंस लिए जाएं? क्या? मेंटेनेंस को क्या किया जाए? डिले किया जाए, प्लांट मेंटेन ना करवाया जाए। और दूसरा को अच्छा, आमिर अली ACA is CFO at Circle Limited and reports to Junaid FCA who is the CEO. The financial statements का year end है 30 अप्रैल and its profits for 9 months। हाँ 9 months तो फिर 3 months पहले ही एंड हो गए ना। देखें अगर year end 30 अप्रैल है तो फिर अप्रैल मार्च फेब, तो 31 जनवरी के बाद 3 महीने डालें तो 30 अप्रैल आ जाता है। सीधा सा भी चल के देख लें। तो जब 9 मंथ्स एंड हुए तो प्रॉफिट बहुत कम था। हमने कोई टारगेट सेट किया होगा, प्रॉफिट बहुत कम आया। अभी साल खत्म हो गया या अभी 9 महीने खत्म हुए हैं? कितने महीने अभी हमारे हाथ में है? 3 महीने। अब 3 महीने में अगर प्रॉफिट, इनको उठाएं, 3 महीने में अगर प्रॉफिट आपने बढ़ाना है तो उसके कई तरीके हो सकते हैं। ज्यादा कस्टमर्स को अप्रोच करो, अच्छी एडवर्टाइजमेंट करो, अपनी प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट दो, ये बातें हो रही होती तो बात समझ आती थी। लेकिन इन्होंने तो पता नहीं क्या देखें कहानियां शुरू कर दी। इन अ मैनेजमेंट मीटिंग हेल्ड इन फेब्रुअरी, यानी जनवरी के 9 महीने के अकाउंट्स फाइनलाइज हुए, फरवरी में सारे बैठ गए। जुनेद, ये कौन है बॉस, जुनेद ने प्रपोज किया है द फॉलोइंग मेजर्स टू इंप्रूव द रिजल्ट्स। ये मेजर्स मैं बाद में पढ़ता हूं। ड्यू टू डोमिनेंट नेचर ऑफ जुनेद, ये जो जुनेद ने प्रपोजल दिया है उसकी डोमिनेंट नेचर की वजह से नन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स अपोज्ड हिज व्यू। इसके सामने बोलने का क्या फायदा है, इसका बोलना ही काफी हो जाता है। एंड द समरी टू इंप्लीमेंट द अबव एक्शन हैज बीन रिसीव्ड बाय आमिर, और जुनेद ने कह दिया आमिर ये जो मैंने काम तुम्हें कहे हैं ये दोनों करके लाओ फौरन। ये तो बेचा आमिर की एक सेल्फ इंटरेस्ट वाली बात बीच में डाल दी। इसका तो ऊपर वाले सिनेरियो से ऐसा सच ताल्लुक नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली लिंक तो हम डेवलप करेंगे। आमिर है रिसेंटली अप्लाइड फॉर इंटरेस्ट फ्री कार लोन। आमिर ने अभी अभी गाड़ी के लिए, अपने घर के लिए गाड़ी लेनी है, उसके लिए इसने लोन अप्लाई किया हुआ है और ये लोन भी कुछ दिनों में भी मिलने वाला है। ऑब्वियसली अगर फिर आमिर इसकी बात नहीं मानेगा तो वो जो बीवी बच्चों को बताया है कि गाड़ी आ रही है तो वो मोटरसाइकिल ही रहेगा। अच्छा जी, दो काम करने हैं जी। ये बॉस ने दो काम मशवरा दिया है। पहला मशवरा बॉस ने ये दिया है कि सालाना मेंटेनेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मार्च में ड्यू है। जाहिर बात है मार्च में जब आप प्लांट को मेंटेन कराएंगे तो एंट्री होगी रिपेयर, डेबिट, कैश, क्रेडिट। रिपेयर बढ़ने की वजह से एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, एक्सपेंसेस बढ़ने की वजह से प्रॉफिट कम होंगे, तो उल्टा वो इंप्रूव होने की बजाय कम हो जाएंगे। अच्छा बॉस अब क्या कह रहे हैं? बॉस कह रहे हैं मेंटेनेंस ऑफ प्लांट शुड बी डेफर्ड। पहला उसने यह मशवरा दिया कि प्लांट की मेंटेनेंस डेफर कर दो, और डेफर करके ईयर एंड हमारा हो रहा है 30 अप्रैल को, तो मई तक डेफर कर दो, मई में रिपेयर करवा लेना। प्रोडक्शन मैनेजर भी बैठा हुआ था, ये तो तीसरा बंदा आ गया सिनेरियो में। प्रोडक्शन मैनेजर बैठा हुआ था, उसने कहा हो ना 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 जुनेद, सॉरी, दैट डेफरल में अफेक्ट द सेफ्टी ऑफ प्लांट। की सेफ्टी इफेक्ट होगी तो प्लांट खराब होगा, प्लांट खराब होगा तो एम्प्लॉय भी इंजर हो सकते हैं। उसने कहा जुनेद जान दे यार, हाउएवर जुनेद इज ऑफ द व्यू दैट मेंटेनेंस फॉर डिले 2 years ago। मेंटेनेंस दो साल पहले भी डिले की थी, मुझे याद है, एक दफा याद था 2 साल पहले भी तू इधर ही था, तो उस वक्त मेंटेनेंस डिले हो गई थी, तो उस वक्त तो कुछ नहीं हुआ था। भाई ये तो नहीं कि करंट पिछली दफा नहीं लगा तो इस दफा तारें खुली छोड़ देंगे तो इस दफा भी नहीं लगेगा, तो मसला तो है अपनी जगह। तो लेकिन इन द एंड लिखा हुआ ड्यू टू डोमिनेंट नेचर नन ऑफ द पार्टिसिपेंट अपोज। फिर कोई लड़ा नहीं, इसने कहा यार जो बोल रहा है बोलने दे इस पागल को। इन मैनेजमेंट मीटिंग हेल्ड जुनेद हैज प्रपोज्ड द फॉलोइंग मेजर्स टू इंप्रूव द रिजल्ट। दूसरी मेजर इसने ये की है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू रिवैल्यूएशन रिपोर्ट ऑफ सीएल्स बिल्डिंग शुड बी डेफर्ड। बिल्डिंग की न्यू रिवैल्यूएशन रिपोर्ट को डेफर कर दो टू द नेक्स्ट ईयर, यानी रिवैल्यूएशन को डेफर कर दो टू द नेक्स्ट ईयर, क्योंकि इंक्रीज इन वैल्यूएशन
इज सब्सटेंशियल, बिल्डिंग्स की वैल्यू बहुत बढ़ गई है, बिल्डिंग 10 मिलियन से चली जाएंगी 15 मिलियन पे, भाई इससे प्रॉफिट नहीं बढ़ेंगे, इससे ओसीआई बढ़ेगी। इसलिए किसी के जहन में ये ना है कि बिल्डिंग अपवर्ड जा रही है तो इससे तो इंप्रूव होना रिजल्ट, तो इसको हमको तो कर देना चाहिए। आगे उसने कुछ और बात लिखी है, वो मैं पढ़ता हूं। फिलहाल ये समझ लें कि द इंक्रीज इन वैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग इज पीपी, तो इंक्रीज इन रिवैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग विल रिजल्ट इन ओसीआई एंड वो रिजल्ट इन, क्योंकि डेप्रिशिएट वही बिल्डिंग्स की जाती हैं जो IS 16 के अंदर हो, जो IS 40 के अंदर है उनको तो फिर अगर कॉस्ट मॉडल वाली हो तब डेप्रिशिएट किए जाते हैं, फेयर वैल्यू को तो डेप्रिशिएट किए नहीं जाता। तो अब किसी के जहन में ये सवाल आ सकता था क्लास के बाद कि ये बिल्डिंग्स हो सकता है रेंटल पर्पस के लिए हो, भाई कहीं लिखा होता है बिल्डिंग्स रेंटल पर्पस के लिए या एप्रिसिएशन पर्पस के लिए, तो वो मैं मान लेता कि IS 40 है। अभी ये IS 40 वाली बिल्डिंग्स नहीं है, ये IS 16 वाली बिल्डिंग है। IS 40 वाली तो वाजे तौर पर बताएगा या फॉर रेंटल पर्पज है या फॉर कैपिटल, तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि बिल्डिंग्स फॉर रेंटल पर्पस है या फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन, इसलिए ये IS 16 वाली ऊपर लिख लें बिल्डिंग्स है बस। अच्छा, IS 16 वाली बिल्डिंग्स की रिवैल्यूएशन रिपोर्ट अगर कहे कि वैल्यू इंक्रीज कर गई है तो इससे P&L बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ता है या OCI बढ़ता है? और हमने तो क्या बढ़ाने हैं, प्रॉफिट्स बढ़ाने हैं, रिजल्ट से मुराद प्रॉफिट्स, हमने तो प्रॉफिट्स बढ़ाने हैं, OCI तो नहीं। OCI बढ़ने का तो यूजर्स को कोई फायदा नहीं होता, डिविडेंड भी नहीं लेके जा सकते घर। एंड वुड रिजल्ट इन इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन, हाँ जब वैल्यू 10 मिलियन से 15 मिलियन पे जाएगी तो 15 मिलियन पे जाने की वजह से इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आएगी, और इंक्रीमेंटल जो डेप्रिसिएशन आएगी ज्यादा डेप्रिसिएशन रिवैल्यूएशन की वजह से, उसकी वजह से पैट कम हो जाएगा, पीबीटी और पैट कम हो जाएगा। सो आमिर हैड इनिशिएटेड द रिवैल्यूएशन ड्यूरिंग द ईयर, आमिर ने वैसे इसलिए इस साल रिवैल्यूएशन कराई थी सिंस द फेयर वैल्यूज हैड इंक्रीज मटेरियली। IS 16 ये नहीं कहता कि रिवैल्यूएशन जब मर्जी करो, IS 16 कहता है रिवैल्यूएशन इतने इंटरवल्स पे करते रहो कि बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू का डिफरेंस ना हो। और आमिर ने बिल्कुल सही रिवैल्यूएशन करवाई है क्योंकि उसको पता लग गया था फेयर वैल्यूज और बीवीज का डिफरेंस बढ़ चुका हुआ है बहुत ज्यादा। सवाल में उस ऊपर भी उसने लिखा होता रिजल्टिंग इंक्रीज इन रिवैल्यूएशन इज सब्सटेंशियल, ऊपर पहले लिख दिया था वैसे उसने, और मटेरियल नीचे लिख दिया, दोबारा उसने बात बता दी। तो अब इस रिवैल्यूएशन को डिले नहीं किया जा सकता भाई किसी भी सूरत में। जुनैद इज ऑफ द व्यू दैट बिल्डिंग्स वर रिवैल्यूड लास्ट ईयर, जुनैद ने इधर भी अपनी कोई कड़िच लगाई है, उसने कहा पिछले साल बिल्डिंग्स रिवैल्यू हो गई थी एंड देयर इज नो नीड ऑफ सच फ्रीक्वेंट रिवैल्यूएशंस की कोई खास जरूरत नहीं है। वैसे आई के अपने इस अटेम्प्ट में सॉल्यूशन में लिखा नहीं था, थोड़ा सा ना हल्का सा इस लाइन की वजह से प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस भी डिस्कस कर सकते हैं हम। हमने तो 4 बातें कही थी ना, इंटेग्रिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर, ऑब्जेक्टिविटी, थोड़ा सा इस लाइन की वजह से प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस भी डिस्कस कर सकते हैं कि बॉस प्रोफेशनली भी कॉम्पिटेंट नहीं है, क्योंकि वो कह रहे हैं बिल्डिंग्स वर रीवैल्यूड एंड देयर इज नो नीड ऑफ सच फ्रीक्वेंट रिवैल्यूएशन। ऐसी बात नहीं है, क्यों? बॉस की बात गलत है। IS 16 क्या कहता है? रिवैल्यू करो, रिवैल्यू करो। whenever BV and market value is substantially different, जब मटेरियल चेंज आ जाए तो रिवैल्यू कर लेना चाहिए। डन? चलिए आप ट्राई कीजिएगा इसका सॉल्यूशन, फिर कल इसको डिस्कस करेंगे जी। नहीं, वो देखें जुनैद ने बात क्या की है। जुनैद क्या ये ख्याल है कि बिल्डिंग लास्ट ईयर रिवैल्यू हो गई थी इसलिए इतनी फ्रीक्वेंट रिवैल्यूएशन की जरूरत नहीं है। अब मेरा ये सवाल है कि स्टैंडर्ड भी यही कहता है, इसलिए मैं कह रहा हूं प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। अब आपके सर आके क्लास में ये कह दें यार अभी पिछले साल तो रिवैल्यू हुआ था, ऐसा सवाल में लिखा हुआ देखो पिछले साल रिवैल्यू था, अभी क्यों आप रिवैल्यू करो, छोड़ो परे। अब आप क्या कहेंगे? नहीं सर हमने IS 16 में पढ़ा है कि वो बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू का डिफरेंस हो तो फिर तो करता रहें, अगर ना हो तो फिर ना करें।
तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ प्रोफेशनल कंप्यूटर। ओके, इसको ट्राई करके आइएगा आप घर में। IFRS IS12 निकालें। इस क्वेश्चन नंबर 3 को हम कल ही रिज्यूम करेंगे। अभी आप लीज की रिवीजन करें, पे 329 पे आए। अच्छा, आज हम जरा उस कॉन्सेप्ट को पक्का कर लेते हैं जो कॉन्सेप्ट हमने कल डिस्कस करना शुरू किया था, टेम्पोरेरी डिफरेंस और परमानेंट डिफरेंस। अच्छा, मुझे ये बताएं कि IFRS वाले कह रहे हैं कि एसेट को डेप्रिशिएट कर दो 2 सालों में, और टैक्स वाले कह रहे हैं कि एसेट को डेप्रिशिएट कर दो 4 सालों में। आप बताएं IFRS वालों ने खर्चा कितना बुक किया? 100 रुपया। कितने सालों में? 2 सालों में। टैक्स वालों ने खर्चा कितना बुक किया? 100 रुपए। तो यहां पे खड़े होके बुक वैल्यू थी 50 और यहां पे खड़े होके बुक वैल्यू थी टैक्स वालों की 70। अकाउंटिंग वालों की 50 थी बुक वैल्यू और टैक्स वालों की 70। ये जो डिफरेंस आ रहा है, बीवी मैंने कैलकुलेट तो नहीं की, लेकिन बीवी अगर लिखनी है तो लिख देता हूं, 50 और 75। 50 अगले साल डेप्रिशिएट हो गया, 75 अगले 3 साल डेप्रिशिएट। इसको हम कहा करेंगे आने वाले दिनों में कैरिंग अमाउंट, अकाउंटिंग वालों की बीवी को, और टैक्स वालों की बीवी को कहा करेंगे टैक्स बेस। क्या कहा करेंगे? इसका नाम कल हमने रखा था अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और इसका नाम हमने रखा था टैक्स डेप्रिसिएशन। इसका नाम कल की क्लास में रखेंगे कैरिंग अमाउंट और इसका नाम रखेंगे टैक्स बेस, यानी टैक्स वालों की WDV को कहा करेंगे टैक्स बेस। मुझे बताइए, जो अकाउंटिंग और टैक्स वालों की बीवी में डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस एक परमानेंट नेचर का डिफरेंस है या कभी ना कभी खत्म हो जाएगा? चौथे साल के एंड पे ये बीवी कितनी रह गई और इधर चौथे साल के एंड पे बीवी कितनी रह गई? तो ये डिफरेंस रहा या डिफरेंस खत्म हो गया? तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और टैक्स डेप्रिसिएशन के रेट की वजह से जो डिफरेंस आता है, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड एज, और आने वाले दिनों में पढ़ेंगे, अगर बीच में एसेट बिक भी जाए ना तो वो जो गेन लॉस की फिगर आती है ना, वो ओवरऑल इफेक्ट खत्म कर देती है। अच्छा, टेम्परेरी डिफरेंस इसको इसलिए कहते हैं कि ये वाली एडजस्टमेंट भी P&L में 100 से हिट होगी और ये वाली एडजस्टमेंट भी आहिस्ता आहिस्ता P&L में 100 से हिट होगी। ये कितने सालों में P&L में जाएगा और ये कितने सालों में जाएगा? 4 सालों में। सो दैट्स व्हाई ये जो डेप्रिसिएशन की वजह से डिफरेंस आता है, नंबर 1, जो डेप्रिसिएशन की वजह से डिफरेंस आता है, इसको हम क्या कहते हैं? बोलें टेम्पो। ये डिफरेंस हमारे और टैक्स वालों में आ गया है, लेकिन कभी ना कभी इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट, अब अगर मैं आपको परमानेंट डिफरेंस की बात करूं, परमानेंट डिफरेंस, ये कॉस्ट थी 100 रुपया 100 रुपया। अच्छा, अब अगर मैं आपको परमानेंट डिफरेंस की बात करूं तो IFRS वालों ने 2015 के साल में एग्रीकल्चर इनकम रिकॉर्ड की, एग्रीकल्चर इनकम रिकॉर्ड की ₹30। टैक्स वालों ने कहा ना ये 30 इस साल इनकम में डालो, ना कभी अगले सालों में इनकम में डालो। आप बता दें, अकाउंटिंग वाले पहले साल P&L में कितना लेके गए? 30। इस 30 का कितना पोर्शन टैक्स वाले इस साल इनकम में ले गए, या कितना पोर्शन अगले सालों में इनकम में ले गए, या कितना पोर्शन पिछले सालों में इनकम में ले गए? 0। So this difference in accountants and tax authorities is called as a permanent difference. This difference will never remove. ये difference कभी खत्म नहीं होगा। जिसको हम इनकम मान चुके, उन्होंने कभी इनकम, बट जिसको हमने एक्सपेंस माना, उसको उन्होंने भी एक्सपेंस फौरन नहीं माना, होली होली मान लिया, होली होली मान लिया।
सो दैट इज अ परमानेंट डिफरेंस। अच्छा, एक और मिसाल जो हमने पेनल्टी वाली की थी, ये तो एग्जांपल 1 होगी। एग्जांपल नंबर 2, IFRS वालों ने पेनल्टी एक्सपेंस रिकॉर्ड किया, मैं नेगेटिव में शो कर रहा हूं वैसे ही, 3 रुपए। IFRS वालों ने पेनल्टी एक्सपेंस रिकॉर्ड करके, जैसे मैंने इधर भी डेप्रिसिएशन नेगेटिव में शो की थी, पेनल्टी एक्सपेंस रिकॉर्ड किया 3 का। टैक्स वालों ने कहा, 2024 का साल है मिसाल के तौर पर, टैक्स वालों ने कहा आपका एक्सपेंस 0 है। आप बताएं हमारे P&L में एक हिट पड़ गया 3 रुपए का, टैक्स वालों ने इसको कब हिट मारना है? नेवर। तो अब ये हमारे और टैक्स वालों में जो डिफरेंस आ गया, दैट इज कॉल्ड एज अ परमानेंट डिफरेंस। हमने कितना P&L में डाला? 3। उन्होंने कितना P&L में डाला? कितना अगले साल डालेंगे? नहीं, इस 3, अगर टैक्स वाले ये भी कह देते ना कि 3 की पेनल्टी है, थोड़ी सी इस साल माइनस कर लो, थोड़ी सी अगले साल माइनस कर लो, यही वाली पेनल्टी 1.5 करके माइनस कर लो, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह ये कौन सा डिफरेंस हो जाता? टेम्परेरी। लेकिन टैक्स वाले बहुत जिद्दी थे, उन्होंने कहा इट इज नॉट अलाउड। तो ये क्या थी बोलें? एग्जेम्प्ट इनकम, इसका नाम होता है। तो परमानेंट डिफरेंस की मिसाल पेपर में हम क्या दे के आया करेंगे? और पेनल्टी क्या थी? डिडक्शन नॉट अलाउड, नॉट। So it is a concept of permanent and temporary difference. चलें जी आगे। अब एक लेसी का सादा सा सवाल करते हैं। पेज 329। अच्छा भाई, अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना है आपका? 200 मिलियन हर साल का, पेज 329। टैक्स रेट कितना है? 30%। एनुअल रेंटल कितनी है? सादा सा लेसी का सवाल है, ऐसे गौर से क्यों देख रहे हैं? एनुअल रेंटल कितनी है? 100 मिलियन पर ईयर। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। इम्प्लिसिट रेट कितना है? लीज कब शुरू हो रही है? ये कम जनवरी 15 को। सो डू नॉट मेक इट, इट्स वेरी इजी। 100 into 3 is 100 into 1 minus 1.1 raised to power minus 3 divided by 0.1. PV is 249. So 249 को हमने यूज किया है,
और इंटरेस्ट ऑब्वियसली 300 और 249 का डिफरेंस कितना होगा? 51. डन. ओके, नाउ चीटी लाल में से लाल पकड़ाइएगा भाई. लाल का ये कहना है, बल्कि कैफ 2 में आपने पढ़ा हुआ है, लाल का ये कहना है कि रेंटल्स आर अलाउड एज एक्सपेंस. शायद आपको ये बताया जाता था कैफ 2 में भी कि टैक्स वाले कहते हैं रेंटल्स को खर्चे में डाल लो. असल में टैक्स वाले सादा काउंटिंग करते हैं. टैक्स वाले कहते हैं कि आप ये बताओ कि पहले साल का किराया कितना है. हमने कहा जी 2015 का पूछ रहे हो, 2016 का पूछ रहे हो या 2017 का पूछ रहे हो. उन्होंने कहा हम 2015 का किराया पूछ रहे हैं. हमने कहा यार इसका रेंट है 100 रुपया. टैक्स वालों ने कहा यार ये 100 माइनस कर लो. मैं नेगेटिव साइन नहीं लगा रहा. टैक्स वालों ने कहा ये 100 रुपया माइनस कर लो. अगले साल का किराया 100 रुपया. कहते हैं ये 100 माइनस कर लो. टैक्स वाले रेंट माइनस करने देंगे. अगले साल का किराया 100 माइनस कर लो. आईएफआरएस वाले मैं रेड मार्कर से लिखूंगा. आईएफआरएस वालों ने कहा ना 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 पुत्र नहीं हो नहीं. आईएफआरएस वालों ने कहा भाई आप इंटरेस्ट माइनस करो 25 रुपए का, 17 रुपए का इंटरेस्ट माइनस करो P&L में, 9 रुपए का ये साल हैं नीचे वाले 2015, 2016, 2017 और डेप्रीसिएशन माइनस करो 249 डिवाइडेड बाय 3 83. अब अगर आप पहले साल खड़े होकर देखें तो टैक्स वालों ने 100 रुपए का किराया खर्चे में डाला है. अकाउंटिंग वाले कहते हैं नहीं, अकाउंटिंग तो आपको आती है, अल्लाह का शुक्र है. लीज का पहला लेक्चर रिवाइज कर लीजिएगा, किसी को भूला हुआ है तो लीज का पहला लेक्चर जाकर रिवाइज कीजिएगा, उसमें दोनों चीजें हमने निकाली थी. अकाउंटिंग वाले कहते हैं लीज के पहले लेक्चर में लेसी का सवाल ही किया था, तो लीज के पहले लेक्चर में ये डिस्कशन होगी भी थी. तो लीज के पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अकाउंटेंट्स आईएफआरएस 16 की रोशनी में डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट रिकॉर्ड करते हैं. नाउ देयर इज अ डिफरेंस. तुम लाल कितना खर्चे में डाल रहे हैं? 100. और चिट्टी कितना खर्चे में डाल रहे हैं? 100. देयर इज अ डिफरेंस बट इट इज टेम्पोरेरी. It is not a permanent difference, because if you stand at the end of 3 years, the story is same. आज आके खोती, the story is same. The tax authorities have charged 300. हमने P&L में कितना डाला? 300. इन्होंने कहा 83 249 और 25, 17 और 9 इज 51. तो इन्होंने कहा 249 प्लस 51 इज इक्वल टू 300. अकाउंटिंग वालों ने डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट के नाम से 300 खर्चे में डाला और टैक्स वालों ने जो है वो रेंटल के नाम से 300 खर्चे में डाला. तो P&L पर कोई फर्क भी नहीं पड़ा एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर के एंड पे खड़े होकर अगर आप देखें तो व्हाट इज द charge in P&L as per accounting rules, but what is as per tax rules? So the difference between accounting and tax authorities in lessee questions in lease is also called as a tempo. अच्छा, बेसिकली ना आप देखें इसमें हुआ क्या है, आपने ये फील कर लिया होगा. टैक्स वालों ने तो 300 रुपए खर्चे में डाल दिया. अकाउंटिंग वालों ने क्या किया? अकाउंटिंग वालों ने 300 में से प्रिंसिपल निकाला 249, उससे डेप्रिसिएशन के नाम से खर्चे में डाला. ये किया ना, 300 में से उन्होंने भी 300 ही खर्चे में डाला, 249 को डेप्रिशिएट करके खर्चे में डाल दिया और 51 को इंटरेस्ट के नाम से खर्चे में डाल दिया. तो इसका मतलब है कि हमारे में, हम आईएफआरएस वाले होते हैं,
हमारे में और टैक्स वालों में जो डिफरेंस है वो क्या है? टेम्परेरी। अब मैं ऊपर पढ़ाता हूं आपको, अगर आपको समझ आ गया सारा ठीक है, वरना नोट कर लीजिएगा ये नीचे वाले डायग्राम। एनालिसिस, अकाउंटिंग डेफिसिएंट कितनी है? 83, फिर 83, इंटरेस्ट कितने? 9, 17 और मादरत उल्टा लिखती है, 9, 17 और 15। रेंटल्स कितने हैं? सो हम भी 300 खर्चे में लेके गए, तुम भी 300 खर्चे में लेके गए, हम भी 300, तुम भी 300। सो डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड टैक्स रूल्स इज अ, ये डिफरेंस तो आया था, डिफरेंस तो आया था, इधर देखें जरा खड़े होके, डिफरेंस तो आया था। ये कह रहे थे 100 रुपया खर्चे में डालो, ये कह रहे थे नहीं 108 डालो, तो डिफरेंस तो आया था, बट डिफरेंस अब तीसरे साल के एंड पे जाके क्या हो गया? तो जो डिफरेंस कभी ना कभी भी खत्म हो जाए, चाहे 100 साल बाद खत्म होना हो, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड एज, और जो डिफरेंस कभी भी खत्म ना होना हो, दैट इज कॉल्ड एज। अच्छा, डिफरेंस में इधर वजह क्या बनी? इधर वजह ये बनी कि वो किराए को खर्चा मान रहे हैं और हम डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट को खर्चा मान रहे हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, कोई बच्चा ये बता दे कि जब मेरा पहला साल होगा 2015 का, तो मैं एक करंट टैक्स की वर्किंग बनाऊंगा, करंट टैक्स की, जिस तरह कल बनाई थी, वो मैं स्टार्ट करूंगा प्रॉफिट से। कोई बंदा मुझे प्रॉफिट बता दे कितना है? 200। अब बता दें, क्या मैं हुकूमत पाकिस्तान को 200 पे टैक्स दूंगा या टैक्स रूल्स के मुताबिक? IFRS पकड़ाएं। प्रॉफिट तक पहुंचते हुए इन रूल्स के मुताबिक, 200 तक पहुंचते हुए इन रूल्स के मुताबिक ऑलरेडी कितना, आंखें खोल के, ऑलरेडी कितना माइनस हो चुका होगा? इसको क्या कर दें? नहीं 108 नहीं, अलग अलग। यही काम आप लोग टैक्स में भी करते थे, अकाउंटिंग डेफिसिएंट इंटरेस्ट उल्टा के रेंटल माइनस करते थे। प्रॉफिट तक पहुंचते हुए अकाउंटिंग वालों ने कितनी डेप्रिसिएशन माइनस कर दी होगी? 80। और प्रॉफिट्स तक पहुंचते हुए अकाउंटिंग वालों ने कितना इंटरेस्ट माइनस कर दिया होगा? 25। तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन उल्टाएं और इंटरेस्ट पहले साल का कितना है? 25। उल्टा कर माइनस कर दें इंस्टॉलमेंट वाला कॉलम। इंस्टॉलमेंट वाला कॉलम मैं इसलिए बोल रहा हूं कि रेंटल जरूरी नहीं है, उसमें डाउन पेमेंट भी आई होगी, वो भी माइनस करेंगे आप, जाहिर बात है वो भी तो खर्चा है। तो डाउन पेमेंट भी, रेंटल भी, सारा मिला के माइनस करें। जी बोलें। पहले साल तो 100 ही है, आप बता दें। 208। अब मुझे बताएं मैंने कमाया कितना था? 200, लेकिन अनलकीली मैंने टैक्स किस पे दिया? लेकिन परेशान ना हो, परेशान ना हो, इधर देखें जरा, इधर देखें जरा, 200 कमाया और 208 पे क्या दिया? लेकिन परेशान ना हो, परेशान ना हो, आप देखें मैंने कमाया 603 सालों में और टैक्स भी 600 पे दिया। ये क्या साइंस हुई? ये क्या रॉकेट साइंस हुई? क्योंकि असल में तो इन्होंने अपना रोल प्ले किया ना, तो इन्होंने अपना रोल प्ले तीसरे साल के एंड पे जाके टोटली अपना रोल प्ले कर दिया। डन। कमाया कितना? 200। कमाया कितना? कमाया कितना? अकाउंटिंग वाले क्या चाह रहे थे, किस पे टैक्स दें? नहीं नहीं, ओवरऑल बताएं, अकाउंटिंग वाले क्या कह रहे थे, किस पे टैक्स दें? और टैक्स वालों ने भी 600 पे टैक्स। हाँ, इसमें कभी टैक्स रेट चेंज हो जाए तो उसको डिस्कस करेंगे हम किसी क्लास में, फिलहाल टैक्स रेट सेम है। तो टैक्स वालों ने भी अल्हम्दुलिल्लाह किस पे टैक्स मांगा? 600 पे। पर वैसे 600 पे 30% कितना बनता है? 180। इन तीनों को टोटल करके घर में देख लीजिएगा, ये 180 बनेगा। हमने 180 ही टैक्स पे किया है। ये क्या साइंस हुई है कि अकाउंटिंग वालों ने भी 600 पे टैक्स मांगा है, टैक्स वालों ने भी 600 पे टैक्स मांगा है? इसलिए कि इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस था वो टेम्पो आर्जी तौर पे हमने 208 पे टैक्स दे दिया, लेकिन फ्यूचर में जाके देखें 192 पे दे दिया हमने, अल्लाह का शुक्र है, हालांकि हम 200 कमा रहे थे। डन। तो अकाउंटिंग और टैक्स वालों में जो डिफरेंस आया करेगा लीज की वजह से, बोले वो क्या आया करेगा? चलें जी, तो ये माय डियर आप लोगों ने याद कर लेना, ये करंट टैक्स की वर्किंग का क्या है? फॉर्मेट है।
अच्छा, अब आज हम 3-4 डेफिनेशंस पढ़ने लगे हैं, उन डेफिनेशंस को आपने मेरे साथ पढ़ना है। एक हमारी डेफिनेशन कल मैंने आपको बताई थी, क्या है? अकाउंटिंग प्रॉफिट। और इसको टैक्सेबल इनकम कहना है या टैक्सेबल प्रॉफिट? और इस पे रेट लगा के जो टैक्स निकलना है, अगले साल की वर्किंग तो घर जाके रिवाइज कर लेंगे ना। अकाउंटिंग डेप्शन 83 है, इंटरेस्ट उल्टा है, बोले डेप्शन इंटरेस्ट उल्टा के रेंटल माइनस, डेप्शन इंटरेस्ट उल्टा के रेंटल माइनस। जी, पहली डेफिनेशन पेज नंबर 310, अकाउंटिंग प्रॉफिट। अकाउंटिंग प्रॉफिट, बताएं जी अकाउंटिंग प्रॉफिट 2015 का कितना है? एक्सेलेंट, आपने सही फिगर पकड़ लिया। अकाउंटिंग प्रॉफिट, इसकी डेफिनेशन सुन लें। ये प्रॉफिट कौन सा हुआ करेगा? जो इट इज अ प्रॉफिट बिफोर डिडक्टिंग टैक्स एक्सपेंस। असल में आपको पता है शायद कि, अच्छा ये डेफिनेशन इसको वैसे ये देनी चाहिए थी, इट इज अ प्रॉफिट एज पर अकाउंटिंग रूल्स। इट इज अ प्रॉफिट एज पर अकाउंटिंग रूल्स, लेकिन इसने बड़ी अजीब सी डेफिनेशन दे दी, इट इज अ प्रॉफिट बिफोर डिडक्टिंग टैक्स एक्सपेंस। किधर है एनुअल रिपोर्ट? चलें इसी को खोल लें। जो P&L हम बनाया करेंगे, P&L में क्या हुआ करेगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर माइनस किया करेंगे टैक्स, फिर आ जाया करेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब यहां लसना पड़े, फिर आ जाया करेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की डेफिनेशन बताएं। इट इज अ प्रॉफिट बिफोर डिडक्टिंग टैक्स एक्सपेंस। नेक्स्ट, अगली डेफिनेशन पढ़ें। टैक्सेबल प्रॉफिट्स, it is a profit for a period determined in accordance with the rules established by tax authorities upon which income taxes are payable। ढूंढे 2015 का टैक्सेबल प्रॉफिट 200। अब इस 208 की डेफिनेशन बताएं। इट इज अ प्रॉफिट फॉर अ डिटरमिन्ड इन अकॉर्डेंस विद द रूल एस्टैब्लिश्ड बाय, what was the rule of accountants to record these two, but we have reversed. What is the rule of tax authorities? Rather record this। तो इनको रिवर्स करके जब इसको रिकॉर्ड कर देंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका नाम बदल जाया करेगा, इसका नाम बन जाया करेगा ऑन विच, आगे लिखा हुआ अपॉन विच इनकम टैक्सेस आर पेएबल, जिसमें इनकम टैक्स पेएबल है। टैक्स एक्सपेंस नहीं पढ़ना, वो कल पढ़ेंगे। करंट टैक्स, क्योंकि टैक्स एक्सपेंस मैं आपको कल बताऊंगा करंट और डेफर्ड को मिला के आएगा, वो डेफर्ड कल पढ़ना है। करंट टैक्स, इट इज अ अमाउंट ऑफ पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल प्रॉफिट्स फॉर अ पीरियड। व्हाट आर द टैक्सेबल प्रॉफिट्स फॉर अ पीरियड? 208, इसके ऊपर रेट लगाया 62.4, सो इट इज कॉल्ड एज, बोलें, करंट टैक्स। कैरिंग अमाउंट, ये तो इसके लिए मुझे कल का सवाल खोलना पड़ेगा क्योंकि आज मैंने कैरिंग अमाउंट्स नहीं निकाली। कैरिंग अमाउंट होती है, ये मैंने यहां आपको बताई थी, 100 माइनस 50। अकाउंटिंग वालों की बीवी का नाम हम रखा करेंगे कैरिंग अमाउंट, लेकिन टैक्स वालों की कैरिंग अमाउंट का नाम बदल देंगे। 100 माइनस 25 इक्वल टू 75 इज कॉल्ड एज टैक्स बेस।
carrying amount, it is the value at which an item is will appear in balance sheet. ये वो वैल्यू है जिस पर आइटम बैलेंस शीट में अपीयर होगा. टैक्स बेस, बैलेंस शीट तो अकाउंटिंग वाले बनाते हैं, याद रखिएगा, बैलेंस शीट टैक्स वाले नहीं बनाते. और आप लोगों ने कैफ 2 पढ़ा हुआ है, कभी हमने कैफ 2 की क्लास में बैलेंस शीट बनाई? बैलेंस शीट टैक्स वाले बनाते ही नहीं. टैक्स वाले P&L में नहीं बनाते. हम करते क्या है, बस हम अकाउंटिंग वालों का P&L उल्टा के टैक्स वालों की फिगर माइनस कर देते हैं. तो टैक्स वाले नॉर्मली P&L भी नहीं बनाते, बैलेंस शीट भी नहीं बनाते, लेकिन टैक्स वाले चाहते हैं कि अपने प्रॉफिट्स को हमारे प्रॉफिट्स के मुताबिक ले आओ. So what is carrying amount? It is the value at which an item will appear in balance sheet. But what is tax base? The tax base of an asset or a tax base of a is the amount attributed to that asset for tax purpose. What is for tax purpose, BB? 75. So tax base of an asset, liability की tax base तो हम देखेंगे इंशाल्लाह 1-2 दिनों में. The tax base of an asset is the item appearing in balance sheet. So बस ठीक है. आखिरी चीज परमानेंट नहीं, टेम्परेरी अभी ना पढ़े, टेम्परेरी की थोड़ी तफसील है. परमानेंट डिफरेंस. These occur when certain item of revenues, when certain items of revenues or certain item of expenses are excluding from computing taxable profits, are excluded from computing taxable profit. निकालते हुए इनको कल हमने एक्सक्लूड कर दिया था वर्किंग में, याद आ रहे? एग्रीकल्चर इनकम आ रही थी, फौरन उसको माइनस करके बाहर निकाला था, यार निकल इधर से, कल याद एग्रीकल्चर इनकम माइनस की थी, और ये माइनस टाइप चीज थी. इसे किसे याद हो कैसे एक्सक्लूड किया था? प्लस करके. तो एग्जेम्प्ट इनकम्स को कल फौरन हमने एक्सक्लूड किया था. हाउ? माइनस करके. और डिडक्शंस नॉट अलाउड को फौरन एक्सक्लूड किया था ऐड बैक करके, क्योंकि टैक्स वाले इस पे टैक्स नहीं मांगते. चलें जी जाएं. मैंने वो IFRS 16 के MCQs के लिए आपको बुलाना था जोहर के बाद, लेकिन आपकी शक्लें देख के जो है वो मैं सोच रहा हूं कि आपको ना बुलाया जाए. और वैसे भी एथिक्स के आपने थ्रेड्स याद करने हैं, वो एहसान जो मैं आप पे किया करूंगा साथ साथ बताया करूंगा, वरना बच्चे ये समझते हैं कि एहसान नहीं हो रहा. ये मैं 100% प्लान बना के आया हुआ था, लेकिन आप लोगों की जो शक्लें हैं तो खुदा के लिए याद कराइएगा एथिक्स के थ्रेड्स.